मिलावट में अगर सबसे पहले किसी चीज़ का नाम आता है तो वो है डेयरी प्रोडक्ट। शुरू से क्लियरिटी थी कि हमें जॉब नहीं बिजनेस करना है, जॉब देना है, जॉब करना नहीं है। श्रीधी के नाम के पीछे जाएंगे। श्रीधी नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या है? एक अच्छा बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पहली चीज़ पैसा, दूसरी चीज़ करने का जज्बा। अच्छा सर, जब आपने श्रीधी को स्टार्ट किया था जी तो सबसे बड़ा एक चैलेंज और आया होगा आपके बीच में कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में, जी, जैसे जी। कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, सांची हो गया। जी जी तो श्रीधी ने अपनी जगह कैसे बनाई मार्केट? आपके सामने 2 गिलास दूध के रख दूँ, एक दूध असली एक दूध नकली है, तो आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हम लगा सके उस दूध का घर पे पता कि असली दूध है या नकली दूध है? इंडिया सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, बीफ जी। मतलब गाय के मांस का। बिना पैसों के कोई बिजनेस नहीं कर सकता, क्या ये बात आप सच मानते हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। यहाँ पे हम उन लोगों से मिलते हैं जो जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं, नए बिजनेस, नए आइडियाज़ और नए सपनों को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपके होस्ट अक्षत और शौर्य, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन जैन, द फाउंडर एंड CEO ऑफ श्रीधी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम सर से कई सारी बातें करेंगे बिजनेस, फाइनेंस और श्रीधी के बारे में। तो सर कैसे हैं आप? गुड गुड। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। जी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो श्रीधी एक डेयरी ब्रांड है जो 2016 में स्टार्ट हुआ है और इसने अभी इन 7-8 सालों में एक बहुत अच्छी रीच को हासिल करा है। तो हम सर से इसके बारे में कई सारे सवाल करेंगे जिसका सर आंसर करेंगे, जिससे आपको भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आज का इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप ही के बारे में। शुरुआत आपसे ही करते हैं, फिर जी। बिजनेस पर हम धीरे धीरे आएंगे। सर आपका जन्म कहाँ का है? इंदौर का मेरा जन्म है और बोर्न एंड बॉटम पूरी फैमिली में इंदौर में ही पले बड़े हुए हैं, वहीं एजुकेशन हुआ है जी। और इंदौर से हमने शुरुआत भी की है इस काम की। तो आपका जन्म बचपन वहाँ पे हुआ इंदौर में, वहाँ से कितने साल तक आप इंदौर में रहे हैं? मैं इंदौर में ही शुरू से इंदौर में रहा हूँ। ओके। बर्थ से लेकर आज तक मैं इंदौर में ही रहा हूँ और पूरा बिजनेस सेटअप भी मेरा इंदौर से ही शुरुआत हुई मेरे पूरे कामकाज की। ओके जी। तो सर इंदौर ने आपको क्या दिया है? इंदौर तो चूंकि अपनी जन्मभूमि है तो वहाँ से तो अपना लगाव रहता है। इंदौर ने नाम दिया, शोहरत दी, काम दिया और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर तो वैसे ही पूरे देश में फेमस है। जी। तो आपके बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसा पल? देखो बचपन की तो बहुत सारी यादें रहती है। बहुत सारे इंदौर का सराफा चौपाटी हो या राजवाड़ा हो या छतरिया हो, बचपन में काफ़ी मस्तियाँ किया करते थे वहाँ जाके। और सराफा में जो कि खाने के लिए पूरे वर्ल्ड फेमस है इंदौर, तो बहुत खाने के शौकीन रहे हैं इंदौर के लोग, उसमें एक हम भी हैं। सर आप प्लीज़ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या वो लोग पहले से बिजनेस में थे और आपकी इसमें एंट्री किस तरह से हुई? सॉरी, हमारी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। हम लोग रियल इस्टेट और गवर्नमेंट सप्लाईज ऑलरेडी उन बिजनेस में हम रहे हुए हैं। उन बिजनेस के साथ करते हुए, फैमिली बिजनेस के साथ करते हुए कुछ अलग करने, कुछ खुद करने का मन में ख्याल आया और हमने देखा कि फूड लाइन में काफ़ी स्कोप लगा मुझे। तो हमने बहुत सारी स्टडी की। जब मुझे लगा कि यार लोगों तक, इंदौर के लोग जो कि खान पान के शौकीन हैं, उन्हें कैसे शुद्ध चीज़ें खिलाई जाए, शुद्ध चीज़ें दी जाए। तो सबसे पहले, चूँकि मिलावट में अगर सबसे पहले किसी चीज़ का नाम आता है तो वो है डेयरी प्रोडक्ट। वो दूध हो, घी हो, पनीर हो। हम बचपन से न्यूज़पेपर में और उनमें देखते आ रहे हैं कि कितने लोग मिलावट के कारण बीमार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ख्याल है क्यों ना हम इंदौर की जनता के लिए कुछ शुद्ध और सही चीज़ दी जाए। तो हमें लगा कि डेयरी लाइन ऐसी है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें ये ख्याल आया। हम बिजनेस के ऊपर काफ़ी जल्दी आ गए। शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। बचपन में जैसे आपने बताया आपका जन्म इंदौर का है। हाँ जी। इंदौर आपकी जन्मभूमि है। इंदौर ने आपको प्यार दिया, शौहरत दिया, सब कुछ दिया। जी जी आपकी एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी। मेरी एजुकेशन इंदौर वैष्णव कॉलेज से हुई है। ओके। और वैष्णव कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद, चूँकि फैमिली शुरू से बिजनेस फैमिली से रहे हैं, तो बहुत जल्दी 12th के बाद ही हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। फैमिली बिजनेस को हमने 5-7 साल में फैमिली बिजनेस में रहा। रियल इस्टेट प्लस गवर्नमेंट सप्लाई के वर्क हमने किए हैं साथ में, और वो करते करते काफ़ी चीज़ें सीखी है। चूँकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड था तो और चूँकि हम बनिया फैमिली से आते हैं, जैन फैमिली से, तो शुरू से फाइनेंस और बिजनेस यही चीज़ हम देखते आए हैं। तो उन्हीं चीज़ों में आगे हम बढ़ते रहे। पढ़ाई में बचपन से आप अच्छे थे? पढ़ाई तो चूँकि हमारे बिजनेस में पढ़ाई एक सेकेंडरी रहता है। सबसे पहले घर में ये रहता है कि आप बिजनेस क्या करोगे, बिजनेस पे ही फोकस करो।
तो पढ़ाई तो हमने सब की है साथ में, लेकिन पढ़ाई का एक एवरेज पढ़ाई हमारी थी। मतलब कभी फैमिली से ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि नहीं मार्क्स बिल्कुल लाओ, नहीं, बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल नहीं। लेकर आओ? फैमिली का हमें तो प्रेशर रहता कि बिजनेस करना है। शुरू से क्लियरिटी थी कि हमें जॉब नहीं, बिजनेस करना है, जॉब देना है, जॉब करना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बोली, जॉब देना है, जॉब करना नहीं है। नहीं। ये बहुत अच्छी बात जी, बोली जी। आपने कि आप खुद भी कमा रहे हो, सामने नीचे वालों को भी आप दे रहे हो कि आप भी जी। कमाइए। सर आपके बचपन में भी कुछ सपने रहे होंगे, आपने क्या चाहा था कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँगा? देखिए, बचपन से हर व्यक्ति का सपना होता है कि बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे जिससे शहर में, देश में उनका नाम हो। तो मेरी भी चॉइस थी कि कुछ सेल्फ डिपेंडेंट काम किया जाए, फैमिली के बिजनेस से हटके खुद के नाम पे कुछ काम किया जाए, जिससे नाम हो, शोहरत हो, देश में हो, शहर में हो, प्रदेश में हो। तो हमेशा एक सपना रहा है कि कुछ ऐसा कार्य करना है, बिजनेस के साथ कुछ सोशल वर्क भी ऐसे करना है जो अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए हो। तो हमेशा सोचते रहते थे कि कुछ करना है, बस बड़ा करना है। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि आपने 12th क्लास के बाद ही अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर जी। लिया था, तो आपकी फर्स्ट अर्निंग कैसी रही होगी और आपका रिएक्शन क्या था उसको लेकर के? फर्स्ट अर्निंग तो चूँकि फैमिली से फंड अरेंजमेंट करके, बैंकों से फंड अरेंजमेंट करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस में सक्सेस होने लग गए तो नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा अपने आप पे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर अपन मेहनत करेंगे तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। कम साधनों में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। ये सोच के आगे बढ़े, और अभी भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। सर आपने 11th-12th किस सब्जेक्ट से करी है? जी, हम लोगों का सब्जेक्ट कॉमर्स रहा है, क्योंकि शुरू से अकाउंट्स से रिलेटेड बिजनेस में हम उस फैमिली से आए, बिजनेस फैमिली से, वहाँ शुरू से ही हमेशा प्लस प्लस ही सिखाया जाता है। तो अकाउंट्स के हमारे सब्जेक्ट रहे हैं, और अकाउंट्स ये जो कॉमर्स के हमने आपने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम के साथ। ये जो आपने अपनी पढ़ाई करी थी अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉमर्स की, ये आज आपको कहीं बिजनेस में काम आ रही है, या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि थ्योरी नॉलेज प्रैक्टिकल में कहीं काम नहीं आता? देखिए, वो तो फर्क तो है ही, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन चूंकि कॉमर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस के सब्जेक्ट रहे हैं तो हर बिजनेस में काम आते हैं। तो वो निश्चित तौर पे आज बिजनेस में वो चीज़ें तो काम आ ही रही है, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है साथ में, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर बिजनेस में काम में आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब थ्योरी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, ये एक स्किल है। या बिल्कुल। तो सर स्कूल की कुछ यादें आपकी, कैसा रहे थे आपके स्कूल के दिन? स्कूल में तो काफ़ी मस्ती किया करते थे, स्पोर्ट्स में भी हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल भी काफ़ी खेला करते थे, और बहुत सारी हरकतें स्कूलों में होती थी, घर तक शिकायतें आती थी, फिर डांट भी पड़ती थी, सब चीज़ों से। लेकिन चूंकि वो बचपन है, तो वहाँ मस्ती ना हो तो बचपन कहलाएगा ही नहीं। वो यादें तो हमेशा हर एक के साथ रहती है, वो कहीं भी किसी भी लेवल पे पहुँच जाए, बचपन हमेशा आदमी मिस करता है। आज के समय सर हम जैसे स्कूल में, हमारे स्कूल में ऐसा रहता है, दिवाली आई उसके एक हफ्ता पहले से बम फूटना शुरू हो जाते थे स्कूल में। आपके साथ कभी ऐसा स्कूल में रहा है? बिल्कुल। स्कूलों में हमेशा टीचर की डांट खाते थे कि इतनी मस्ती होती थी। कोई भी त्यौहार आया, दिवाली आई, तो हमेशा पटाखे फोड़ दिए स्कूल में, कुछ ऐसी मस्ती कर दी। तो होता ही था वो तो जनरली मेरे हिसाब से। आज का तो पता नहीं, यूथ चूँकि सोशल मीडिया और इसमें ज़्यादा लगा रहता है, लेकिन पुराने हमारे वक्त में तो काफ़ी बच्चे स्कूलों में, स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव ही रहते थे। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड पे। जी। जैसे आपने कहा बचपन से आपको बिजनेस का था, तो आपके फैमिली मेंबर्स किस बिजनेस में थे? हम लोगों का रियल एस्टेट एंड गवर्नमेंट सप्लाई का बिजनेस रहा, फैमिली बिजनेस। ओके, ये आपके फादर ने शुरू किया था? जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आप छोटा सा बताएंगे कि ये बिजनेस क्या था और कैसे आगे बढ़ा? हम लोग चूँकि गवर्नमेंट सप्लाई में, फूड सप्लाई का फैमिली पूरी कार्य कर रही है, और रियल एस्टेट का बिजनेस फादर ने स्टार्ट किया था, कॉलोनाइजिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाने का। वो फैमिली बिजनेस ऑलरेडी हम लोग का सेटअप था, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने डेयरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ा। तो सर आप बताएंगे कि आपको ये श्रीदी के बारे में आइडिया मिला कहाँ से था और आपने कब ये स्टार्ट किया था? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इंदौर में खाने के बहुत लोग शौकीन हैं, और मैंने देखा हमेशा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि फूड में बहुत मिलावट हो रही है, और स्पेशली डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। काफ़ी लोगों के आज हम आंकड़े देखें, अगर FSI के आंकड़े देखें, तो हज़ारों लाखों लोगों की मौत सिर्फ मिलावटी खाने से होती है हिंदुस्तान में। तो जब 2016 में हम लोग कुछ बिजनेस एक्सपांसन करने का सोच रहे थे, जब हम रिसर्च कर रहे थे कि हमें क्या किया जाए, और मुझे चूँकि फूड में इंटरेस्ट रहा शुरू से, तो हम फूड इंडस्ट्री में ही जाना चाह रहे थे। तो मुझे डेयरी इंडस्ट्री ऐसी लगी जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता था। तो 2016 से हमने
डेयरी इंडस्ट्री में एक श्रीधी ब्रांड नेम के साथ एक इंदौर से शुरुआत की, और आज हम भोपाल में भी उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े हैं। तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट था या फिर नहीं था, तो उसके बारे में थोड़ा निश्चित तौर पे फैमिली का सपोर्ट रहता है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। फैमिली को एक रिस्क था कि बहुत रिस्की बिजनेस है, चूँकि मिलावट और इसमें फूड कानून और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक रिस्क तो लग ही रही थी। फिर भी चूँकि जुनून था तो हमने स्टार्ट किया, और चूँकि आज 10 साल होने वाले हैं, जब से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही समय के साथ। सर जैसे आपने बताया आपका बचपन से फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है, तो सर आपने फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? कंस्ट्रक्शन मैंने जैसे बताया कि मुझे कुछ खुद का करने का एक जुनून था, कि खुद का फैमिली बिजनेस तो चूँकि रहता है, सभी ज्वाइन करते ही हैं, वो तो एक सेटअप रहता है सबके पास, लेकिन मुझे खुद का कुछ कार्य करना था, खुद अपना नाम करना था, कुछ शहर के लिए कुछ इनिशिएटिव करना था, कि कुछ अपना ऐसा कुछ करें जिससे नाम हो कि यार कुछ किया है फैमिली से हटके। तो सर वो फैमिली बिजनेस अच्छा कर रहा था? जी बिल्कुल। मतलब आपने बचपन से अगर देखा जाए आपने कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है? इतना तो नहीं देखा, क्योंकि फैमिली में नॉन फैमिली और सेटल फैमिली थी, तो वो चीज़ एक सपोर्ट तो रहा बिजनेस में हमें काफ़ी। फिर 2016 की बात है जब आपने श्रीधी को स्टार्ट करने का सपना लिया। श्रीधी के नाम के पीछे जाएंगे, श्रीधी नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या है? श्रीधी एक देखा जाए तो श्री ओधी रिद्धि सिद्धि ओके, को जोड़ के एक श्रीधी नाम बना है, अच्छा, जिसके नाम में ही इतनी पवित्रता है हाँ, कि प्रोडक्ट में कितना ही शुद्धता होगी वो आप उसका अंदाजा ला सकते हैं। तभी आपकी टैगलाइन है बंधन स्वाद और शुद्धता का। बिल्कुल, हमने टैगलाइन भी इसीलिए रखी, बंधन स्वाद और शुद्धता, जो कि हम उसी टैगलाइन पे आज कार्य कर रहे हैं। सर जैसे आपने श्रीधी के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जो भी करा होगा, वो इन्वेस्टमेंट आपने लोन लिया था खुद पे, खुद से लगाया था या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा था? नहीं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो फंड तो सबसे पहले आवश्यकता होती है, तो हमने सबसे पहले जो खुद के फंड थे, इसके अलावा बैंक फाइनेंस से स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स हमने कोई भी बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में अभी फिलहाल नहीं है, हमने खुद के फंड और बैंकिंग फंड से ही स्टार्ट किया। तो सर जब आपने श्रीधी कंपनी स्टार्ट करी थी तो इसमें आपको कई सारे चैलेंजेस भी आए बिल्कुल, होंगे, कई बिल्कुल। सारे पड़ाव आए होंगे, तो बिल्कुल। उन्हें आपने कैसे पार किया उसके बारे में बताइए। क्योंकि कोई भी बिजनेस करते तो निश्चित तौर पे बहुत सारे तकलीफें आती है, बहुत सारे स्ट्रगल करने ही पड़ते, वो हमने भी किए। और चूंकि मेरे साथ टीम थी, फैमिली मेम्बर भी थे, का सपोर्ट भी था, और कुछ नॉलेज भी था हमें बिजनेस का, तो उन सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते रहे और उस स्ट्रगल को पार करते रहे। तो सर आप जैसे अपनी आपने बोला कि आपकी टीम आपके साथ थी, तो आप टीम का सिलेक्शन कैसे करते थे, उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते थे कि ये मेरी टीम में होना चाहिए? देखिए, मेरी टीम में मैक्सिमम लोग मेरे फैमिली से रिलेटेड लोग ही हैं, तो वो सब फैमिली बिजनेस फैमिली से ही हैं, तो उन लोगों को भी एक्सपीरियंस था बिजनेस का, तो उन सबको जोड़ के हम साथ में चले, श्रीधी को आगे बढ़ाते रहे। तो आपने आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, इसके पहले आप कुछ काम कर रहे थे या आपने ग्रेजुएशन के बाद ही काम करना शुरू करा है? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। वो कैसे? श्रीधी को हमने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, बाकी फैमिली बिजनेस तो हमने 12th के बाद। श्रीधी नहीं सर, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई उसके बाद आपने एकदम से श्रीधी नहीं शुरू करी होगी। जी जी, फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था आपने, तो इस फैमिली बिजनेस में आपने क्या रोल प्ले किया था? फैमिली बिजनेस में हम लोग फाइनेंस सीखते थे, फाइनेंस काम संभालते थे, बैंकिंग से स्टार्ट किया कि बैंक पहले बैंक भी एक बड़ा टास्क होता करना, तो कोई भी फैमिली का मेंबर को हम बिजनेस में बैंक के वर्क देते थे, तो बैंकिंग से स्टार्ट किया। फिर फैमिली के साथ अदर बिजनेस में हम रियल एस्टेट है, सब चीज़ें जो बिजनेस के जरूरी चीज़ें होती है हमें सीखना, वो मिलती है, तो वो हम सीखते गए। और फिर जब लगा कि अब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब आपने दूसरों के लिए नौकरी कभी नहीं करी है? जी बिल्कुल, खुद का ही करा है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको हमेशा लगता होगा हाँ यार मैंने इतना कुछ करा है, खुद के लिए करा है, कभी किसी और के लिए नहीं करा, वो थॉट है आपके दिमाग में? बिल्कुल है ना। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो सभी को कहना चाहूँगा, आप भी यंग जनरेशन है, कि पूरे कॉन्फिडेंस आपको अपना खुद का स्टार्टअप हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर पूरे दिल से ईमानदारी से काम करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में काफ़ी चीज़ें आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत परेशानी आती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। तो अगर सब चीज़ों को अपन करते हैं तो आगे निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जी।
जीवन में सफल होने, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पहली चीज़ पैसा, दूसरी चीज़ करने का जज्बा। तो आप क्या बोलेंगे, या दोनों? देखो दोनों ही चीज़ अपना अपना रोल अदा करती है, लेकिन करने का जज्बा अगर होगा तो पैसा तो कहीं से भी अरेंज हो जाएगा। तो हमें पूरी ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, पूरे दिल से करना चाहिए, तो 100% सफलता मिलेगी। ये दिमाग में आपके आया कि आपको खाने पीने का शौक था, इसलिए आपने श्रीधि को स्टार्ट करने के लिए सोचा। तो आपने सर, पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बोला आप गवर्नमेंट सप्लाईज में थे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, किस चीज़ की सप्लाई थी, आप उसमें क्या रोल करते थे? ये फैमिली बिजनेस था आपका? जी, तो गवर्नमेंट सप्लाईज में क्या था? हम फूड सप्लाई करते थे गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट को? जी जी, जैसे क्यों? बच्चों के लिए खाना, फूड। तो चूंकि फूड लाइन से रिलेटेड अनुभव तो हमें पहले से ही था, इसीलिए हमने आगे फूड लाइन को ही चुना। ओके। तो श्रीधि, आपके दिमाग में इसका ख्याल आ गया कि श्रीधि स्टार्ट करना है? हाँ, मुझे मतलब जब मैंने सब स्टडी की कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है फूड से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि डेयरी लाइन में काफ़ी स्कोप है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। थोड़ा मेहनत का वर्क था, लेकिन चूंकि कुछ करने का जुनून था नया, तो ये हिम्मत की। श्रीधि नाम आपने ही सोचा या किसी का सजेशन है? नहीं, ये मैंने ही सोचा। आपका ही सोचा हुआ है? मतलब इस ब्रांड को शुरू करने की, अब एक बेसिक स्टोरी देखते हैं। जी दिमाग में आपका आया आपको श्रीधि को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका पहला कदम क्या था? फिर आपने प्रोडक्ट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करा? जब मैंने डेयरी इंडस्ट्री के बारे में सोचा तो पहले मैंने स्टडी की कि सबसे डेयरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टास्क था दूध, वो कहाँ से मिलेगा, कैसे प्रिक्योर, और कौन से एरिया में वो अवेलेबिलिटी है, वो हमने रिसर्च किया। फिर उसमें और क्या क्या, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जाए तो कौन सी मशीन हमें लगाना है, कौन से प्लांट हमें लगाना है, किस एरिया में हमें लगाना है, दूध कैसे कलेक्शन होगा, हम कैसे संभालेंगे। तो हमने उसके टेक्निकल लोग को हायर किया, उनको हायर करके उनके साथ हमने प्लानिंग की, और उनके अनुभव का फ़ायदा लेते हुए हम आगे बढ़े। मतलब जब श्रीधि की शुरुआत हुई, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि आप सबको हायर कर सकते थे? जी जी जी। तो सबसे पहले अब श्रीधि पे वापस आते हैं। तो ये श्रीधि को आपने स्टार्ट करा, आपके दिमाग में कहीं लगा था अगर मैं इसमें हार गया तो, या फिर अगर ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो मैं आगे क्या करूँगा? ये चूंकि एक फैमिली बिजनेस तो ऑलरेडी सेटअप था ही, तो रिस्क जितनी होती हो तो आदमी हर बिजनेस में लेना ही पड़ती है, उसके बिना बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। तो इतना था कि कॉन्फिडेंस खुद का कि इसको मैं अच्छे लेवल पे अच्छी मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ आने वाले समय में मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो उसी सोच के साथ आगे बढ़े। तो इतना फाइनेंशियली या इतना, क्योंकि टीम मेरे साथ बहुत मजबूत थी, हमने अच्छे लोग हायर किए जो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे, जो इस लाइन से डेयरी से रिलेटेड लोग थे, जो इस फील्ड को समझते थे, हमने उनको हायर किया, उनके साथ आगे बढ़े तो हमें सफलता मिलती गई। अच्छा सर, जो श्रीधि कंपनी है, इसकी एक पेरेंट कंपनी भी है जिसका नाम है पवनश्री जी, जी, इंटरनेशनल। जी, जी। तो उसका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा और उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, श्रीधि इज अ ब्रांड नेम, जी। और इज द कंपनी नेम इज पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो उस कंपनी के अंतर्गत श्रीधि ब्रांड काम करता है। तो उसको भी आपने ही स्टार्ट किया? जी जी। आपके कोई पार्टनर्स रहे थे शुरू में या फिर बाद में सर आपने नहीं टीम नहीं, बनाई? बाद में चूंकि एक्सपांसन करते रहे तो लोग जुड़ते गए, पार्टनर जुड़ते गए। भाई शुरुआत में नहीं की इस चीज़ की। अच्छा सर, जैसे कोई भी नई कंपनी होती है, स्टार्टअप होता है, तो उसमें जो इनिशियल चैलेंजेस आते हैं उनमें एक ये बड़ा चैलेंज है जो कि एक्सपांशन है। तो आपको इसमें कोई परेशानी देखने मिली थी जब आपको श्रीधि एक्सपांड करना था? बिल्कुल, कोई भी चीज़ अपन शुरुआत करते हैं, जब मार्केट में हम जाते हैं हमें पता लगता है कि मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड है, ये प्रोडक्ट की डिमांड है। जब हम वर्क करते हैं तो अपने आप हमें पता लगता जाता है। तो कोई भी एक्सपांसन हमने मार्केट का रिसर्च करके, सर्वे करके कि किस चीज़ की डिमांड है और कितना सेल है, कितना प्रॉफिट और मार्जिन है, कितना, तो स्टडी करके हम चूँकि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो चैलेंजेस कम ही आते हैं फिर। अच्छा सर, जब आपने श्रीधि को स्टार्ट किया था, जी तो सबसे बड़ा एक चैलेंज और आया होगा आपके बीच में कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में, जैसे कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, सांची हो गया। जी जी। तो श्रीधि ने अपनी जगह कैसे बनाई मार्केट में? देखिए, निश्चित तौर पे सांची, अमूल या अदर ब्रांड्स बोल दें, काफ़ी बड़े लेवल पे काम करते आ रहे हैं सालों से। तो जब हमने एंट्री की तो हमें लगा कि यार लोग खुले दूध से पैकिंग दूध की तरफ, शुद्ध चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया मार्केट इतना बड़ा है कि आप कोई भी बिजनेस अगर उसमें आप एंट्री करेंगे, और स्पेशली फूड बिजनेस में, तो आपको अपनी जगह मिल जाएगी। सर अब आते हैं एक बड़े टॉपिक के ऊपर, जी। जो है मिलावट। जी तो देखा जाए डेयरी इंडस्ट्री बहुत मिलावटी इंडस्ट्री है। जी। और जितना मेरा डेटा है, जितना मैंने रिसर्च करा है, उस चीज़ से मेरे को इतना पता पड़ता है, इंडिया में अगर 2 लाख गाय हैं फॉर एन एग्जांपल, तो
अगर वो 4 लाख लीटर का दूध दे रही है तो मार्केट में सप्लाई हो रहा है 10 लाख लीटर का दूध। जी, जी। तो ये बीच का जो गैप आया 4 लाख लीटर का दूध, ये जो मिलावटी दूध है, इस पे आपका क्या कहना है और ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? और ये जो ब्रांड्स है बड़े बड़े, क्या इसमें ये इन्वॉल्व हैं? क्या श्रीधी इनसे बहुत दूर है? देखिए, जब भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने जब देखा कि दूध में या डेयरी प्रोडक्ट में मिलावट काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी शुद्ध और स्वादिष्ट चीज़ लोगों को दी जाए जिससे हमारा ब्रांड नेम, हमारी एक नाम हो। तो उस सोच को हम आगे बढ़ाते हुए, चूँकि अदर ब्रांड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम क्वालिटी चीज़ देंगे तो हमें टाइम लग सकता है मार्केट में। धीरे 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 आपका मार्केट, लोगों को जब कोई प्रोडक्ट अपना खरीदता है, टेस्ट करता है, जब उसके मार्केट में दिखता है कि हाँ यार अच्छा है, तो लोग निश्चित तौर पर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो मैंने उसी सोच के साथ इसको कि बिना मिलावट से, और मैंने चूँकि अपनी टैगलाइन इसीलिए कि बंधन, स्वाद और शुद्धता, कि लोगों में विश्वास कि इतने ब्रांड के बीच में हम हमारा ब्रांड लेके जा रहे हैं तो वो कैसे विश्वास करें। तो हमने प्रोडक्ट की शुद्धता, क्वालिटी ऐसी रखी कि लोग यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पे वो दूसरी बार भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसी सोच के साथ हमने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हमने उसी स्ट्रेटजी पे की कि लोगों को बताया जाए कि ये शुद्ध चीज़ है, आप लेंगे, एक बार लेंगे, अगली बार आप खुद मांगेंगे। तो हम कर रहे हैं उसी। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत घरों में सप्लाई हो रहा है, तो सर इस बीच में श्रीधर ने अपनी जगह बनाई कैसे? जैसे इतने टफ कंपटीशन था, कंपटीशन की तो बात अभी हमने करी, लेकिन इस कंपटीशन के बीच में श्रीधर ने ऐसा क्या करा कि लोग दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ के श्रीधर को ही खरीदें? देखिए, सबसे पहले तो शुद्धता और दूसरा मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग में बहुत फोकस किया। हमने अलग अलग एरियो में अपने मार्केटिंग के लोग भेजे, सैंपल्स भेजे, लोगों के बीच में श्रीधी के बारे में बताया कि श्रीधी खुद दूध प्रोक्योर करता है किसानों से, खुद प्रोडक्ट बनाता है, कोई जॉब वर्क नहीं कराता है, खुद के प्रोडक्ट हैं, खुद का प्रोक्योर है। तो लोगों के बीच में हमने ये चीज़ें बताई, उनको अपनी क्वालिटी के बारे में बताया। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ में टाइम लगता है ट्रस्ट होने में, लेकिन जब लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया तो उन्हें लगा कि भाई वास्तव में क्वालिटी है प्रोडक्ट की। और अब तो खैर गवर्नमेंट के भी इतने रूल्स आ चुके हैं FSSAI के, कि मिलावट पे काफ़ी शिकंजा कस रही है, बहुत सारे उस पर कानून बन चुके हैं। तो लोगों में भी अब डर, अदर जो लोग मिलावट का काम कर रहे हैं उनमें भी डर बैठा है कि हमें अच्छा कार्य करना है, अच्छा काम करना है। तो गवर्नमेंट समय समय पे बहुत सारे, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि आज नकली पनीर, आज नकली घी या नकली दूध कहीं मिला है, तो गवर्नमेंट अपने, लेकिन चूंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी चीज़, तो एक के लिए गवर्नमेंट के करने से ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती। हमें लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगी, खुद में भी अवेयरनेस लाना पड़ेगी, मिलकर काम करेंगे, निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में मिलावटी चीज़ें बंद होगी और शुद्ध चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो सर आज जब आप पीछे देखते हैं अपनी जर्नी में, तो आपको ऐसा कोई डिसीजन लगता है जो कि श्रीधी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जो कि उसका फंडामेंटल बेस बना के? देखिए, जब मैंने श्रीधी शुरू किया तो हम लोग एजेंट के माध्यम से दूध परचेस करते थे, लेकिन मुझे लगा कि एजेंट भी कहीं ना कहीं मिलावट करने लग गए हैं, बहुत सारे पैसे के लालच में काम करते हैं। तो श्रीधी ने सबसे पहले अपना खुद का बैकग्राउंड बनाया कि खुद किसानों से डायरेक्ट दूध परचेस करें। तो आज हमारे 25 से 30 हज़ार मेम्बर्स हैं जिनसे हम डायरेक्ट दूध लेते हैं और उनके प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचते हैं। तो सर किसानों के साथ आप रिलेशन कैसे बनाकर चलते हैं कि वो किसी और कंपनी को अपना सामान ना प्रोवाइड करें? बिल्कुल सही है, किसानों को हम उनके दूध का सही मूल्य, सही फैट देते हैं, तब उनका विश्वास हम पे बढ़ता गया कि यार वो जो दूध दे रहे हैं, वो जो जिस क्वालिटी का दूध दे रहे हैं हम उतना पैसा दे रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट हुआ। फिर किसानों को टाइम पे हम पेमेंट भुगतान करते हैं, तो उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई कोई कंपनी है जो कि रेगुलर पेमेंट भी दे रही है, सही दाम भी दे रही है। तो एक से एक चीज़ें, चूँकि माउथ पब्लिसिटी होती है तो लोग जुड़ते हैं। अच्छा काम करेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता मिलती है। और सर आपकी जो जर्नी थी उसका सबसे टफेस्ट फेज था कोई, तो उसके बताइए। देखिए, हमने जब शुरुआत 2016 में की, उसके बाद चूँकि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी चैलेंज आते हैं, वो सब हमने पार किए। लेकिन कोविड एक ऐसा पीरियड रहा कि जिसमें हमें बहुत हमने हमारे वर्कर्स को, हमारे फार्मर्स को संभाला कि भाई हमने उस समय भी उनसे दूध प्रोक्योर करके प्रोडक्ट बना के मार्केट में देने की पूरी कोशिश की कि वो टफ टाइम में भी हमने काम किया, और लोगों का इसीलिए हम पर विश्वास बढ़ता गया
कि ऐसे टाइम पे भी हमने दूध भी लिया और दूध सेल भी किया। सर जब मैं श्रीधी के बारे में रिसर्च कर रहा था जी तो मैंने इसके बारे में एक चीज़ जानी, इसके प्रमोटर आप हैं, जी साथ ही साथ जो भी आपके भाई बंधु थे सब उस बिजनेस में जुड़ते गए, तो जी। क्या इसकी सफलता का राज ये भी है कि सारे भाइयों की एकता थी? हाँ बिल्कुल, एक टीम वर्क से काम करते हैं। चूँकि मैं 2016 में हमने इसको इंदौर के पास हमने मक्सी में इसका सबसे पहला प्लांट डाला था, और उसके बाद हम चूँकि एक्सपांसन के रूप में हमने मंडी दी भोपाल को चुना, और यहाँ हमारे ऑलरेडी मेरे ब्रदर्स ये वर्क करते थे, इस फील्ड में थे, वो दूध ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते थे किसी और कंपनी का, तो उन्हें 20-25 साल का इस चीज जो का अनुभव था, तो हमने उन साथ में जोड़ा और उनको जोड़ के हमने साथ में भोपाल में मंडी में 2018 में प्लांट की शुरुआत की। आज भोपाल के आसपास क्षेत्रों में हम कर ही रहे हैं उनके साथ वर्क, और काफ़ी सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं हम उनके साथ। श्रीधी ने सही में इतने कम समय में बहुत अच्छी अपनी एक इमेज बनाई है। थैंक यू। तो क्या साउथ में जाने का आपका कुछ इरादा है? नहीं, अभी हमें चूँकि दूध का काम ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाके कर सकते हैं, तो पहले हम हमारी स्टेट मध्य प्रदेश में हमने मक्सी और मंडी में 2 प्लांट डाले हैं। उसके बाद नियर स्टेट राजस्थान में हमारा अगला टारगेट कि हम राजस्थान और गुजरात, छत्तीसगढ़ जो नियर स्टेट हैं एमपी के आसपास, वहाँ वर्क स्टार्ट, नए प्लांट्स वहाँ लाएँ, नए प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करें। जैसे अभी बात हुई अपनी कि किसी भी ब्रांड की सफलता में सबसे मेन चीज़ जो है वो रहती है एकता, कि सब लोग मिलके काम करें, जैसे आपने और आपके भाइयों ने मिलके इस ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। तो सर आपने ये काम को बांटा कैसे अपने भाइयों में, कि कौन किस काम के लिए बहुत अच्छे से वो चीज़ कर सकता है, मार्केटिंग कौन अच्छी करेगा, प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, इस काम को कैसे बांटा है? कोई भी कार्य करना है तो बिना टीम के हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमने अब सबसे पहले हमारी टीम सेलेक्ट की, हमने हमारे साथ कुछ पार्टनर्स जोड़े हैं, और हमने देखा कि कौन लोग किस चीज़ में मास्टर है, जिनका अनुभव, कोई मार्केटिंग में, कोई प्रोक्योरमेंट में, कोई प्रोडक्शन में, तो हमने सभी को अपने उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया, और सभी ने अपना कार्य चूँकि पूरी ईमानदारी से उनके अनुभव के आधार पर काम किया, तो सब टीम मिलकर श्रीधी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो मंजिल बहुत है, और ये एंडलेस लाइन है, इसमें जितना वर्क करेंगे कम है। बिजनेस में यही तो है, आप एक बार लग जाते हैं तो फिर तो कितने भी कोई लिमिट नहीं है, चले जाते हैं। श्रीधी को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, विजन तो हमारा बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज हम एमपी में काम कर रहे हैं, हमें है कि हम आने वाले 3-4 सालों में एमपी में सीएस भी हैं, सीएस के हिसाब से प्लानिंग करना है। प्लस आने वाले 3-4 सालों में 3-4 स्टेट जो एमपी के नियर हैं, राजस्थान, गुजरात में हम कार्य करने की सोचे कि वहाँ हम हमारे प्लांट्स का एक्सपांसन करें और वहाँ का अपना इसको बढ़ाएं हम। आज से आने वाले 5-10 साल में मतलब हमें श्रीधी का आईपीओ देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल, आगे सपना है कि एक अच्छे ब्रांड के साथ हम आईपीओ लॉन्च करें, तो बिल्कुल देखेंगे हम बिल्कुल। तो सर आपकी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन रहा है? देखिए, जर्नी में सबसे बड़ा काम मैं देखो तो मैं वर्गीस कुरियन को देखता हूँ इस लाइन में, जिन्होंने श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं। जब हमने देखा कि उन्हें अमूल को किस लेवल पे पहुँचाया है, तो ये सोच के हमें भी लगा कि हम भी हमारे लेवल पे, भले ही छोटे लेवल पे, आज शुरुआत करें। कहीं ना कहीं हम भी एमपी में से शुरुआत करें, एमपी में इंदौर, भोपाल जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुँचाएँ, और यहाँ से हम जर्नी की आगे अदर स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन करें। तो सर अगर मैं आपसे एक अप्रॉक्स टाइम पूछूं कि श्रीधी कंपनी का आईपीओ कितने टाइम में लॉन्च हो सकता है? देखिए, गॉड नोज, बाकी आने वाले 3-4 सालों में हम कोशिश करेंगे कि हम आईपीओ की ओर जाएं। और आपका इंटरनेशनल मार्केट में जाने का भी कोई प्लान है आगे? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम फिलहाल कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहीं अपने देश में ही इतना काम है, अपने शहर में, अपने प्रदेश में इतना काम है कि पहले हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। सर अब आते हैं जैन कम्युनिटी पे। जी। जैन जो कम्युनिटी है, हमने बचपन से ये देखा, जैन कम्युनिटी जो है, बनिया कम्युनिटी जो है, ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और अगर पैसा संभालना सीखना है तो किसी जैन से सीखिए। राइट। तो मतलब मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जैन है, जो बचपन से पैसे के बारे में सोचने लगे। तो मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसी कोई बात बोलूं कि आपको कोई ऐसी 5 सीख जो आप अपने आने वाली जनरेशन को देंगे बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हुई, तो क्या होगी वो ऐसी कोई 5 टिप्स? देखिए, आने वाली जनरेशन को अगर सफल होना है तो सबसे पहले पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से कार्य करना है। फाइनेंस कंट्रोल हमेशा रखना है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी होना चाहिए। फिर आपकी टीम सिलेक्शन बहुत ज़रूरी हो कि आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, किन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, वो हमेशा देखते चाहिए। प्लस हमेशा बड़ी सोच के साथ ही काम करते रहना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, लोगों को
अपने बिजनेस के साथ जुड़ना है, अच्छा जिससे देश को, प्रदेश को, शहर को फ़ायदा हो, ऐसे कार्य करते रहना है। वो साथ में सोशल एक्टिविटीज़ भी हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और हम आगे अपने नाम के साथ काम बना सकते हैं। सर देखिए, जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी जो है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। जी जी, जो उसके जीवन में डाउनफॉल आते हैं, बिल्कुल तो जब आते हैं। ऐसा डाउनफॉल आया आपके जीवन में, तो आपने क्या चीज़ को इंस्पिरेशन के रूप में लिया, या मोटिवेशन कहूँ मैं, किस चीज़ से आपने मोटिवेशन ली? जैसे आपने अभी अमूल के बारे में एग्जांपल दिया ही, तो ऐसी और क्या चीज़ें जिससे आपने मोटिवेशन लिया और आज फिर आप उस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, जो भी कोई वर्क करते हैं, बहुत सारे उसमें टास्क आते हैं, बहुत सा उतार चढ़ाव होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप हमेशा सक्सेस ही देखते जाएंगे। आपको उतार चढ़ाव ही सिखाता है वर्क करना। आगे ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, अगर आपके साथ उतार चढ़ाव आएंगे तो ही आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो बहुत सारे, जैसे कोविड से हमने सीखा, आगे बहुत सारे मार्केट में तेजी मंदी कॉम्पिटिटर आते रहते हैं। तो हम सबसे अगर कॉन्फिडेंस वर्क करेंगे, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और अच्छा वर्क करेंगे, तो निश्चित तौर पे सफलता देर से सही लेकिन मिलेगी जरूर। तो मैं सबको, आपको भी, आने वाले जो इस बिजनेस में आने वाली पीढ़ी है, उनको भी ये कहूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अगर कोई काम करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। सर ये श्रीधी के घी के ऊपर आते हैं अब। जी सर ये जो घी है, जी। इसको आप कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि ये 100% प्योर है? देखिए, मैं तो 100% दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि प्योर है, क्योंकि ये ही चीज़ हम हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी जगह यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले सबको ये बोलता कि हम लोग खुद ये यूज़ करते हैं, हमारे परिवार में ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, और हम खुद किसानों से, फार्मर से दूध प्रिक्योर करके हमारे प्लांट में हम बना के आगे भेजते हैं। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ हम खाते हैं उसके पूरे कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वो चीज़ एक लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि यार आप खुद यूज़ कर रहे हो, घर में यूज़ कर रहे हो, अपने परिवार में यूज़ कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चीज़ अच्छी होगी। तो सर अब बात करते हैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बारे जी में। जी। तो आप उनके साथ इमोशनली कैसे बाउंडेड रहते हैं, उन्हें कैसे अपने साथ एक साथ चला कर रखते हैं ताकि वो आपके ही साथ काम करें? देखिए, कोई भी एम्प्लॉय को अगर हम वर्क रखते हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छे माहौल, अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करने के अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो एम्प्लॉय हैं उनको टाइम पे सैलरी दें, अच्छा एटमॉस्फेयर दें, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए हम उनको सपोर्ट करें, उनके रहने के लिए हम उनको जगह दें। तो बहुत सारी सुविधा देते हैं, तो एम्प्लॉय निश्चित तौर पे अपने साथ लॉन्ग जर्नी में हमेशा रहते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई एम्प्लॉय हो और उसने आपके साथ चीटिंग करने का ट्राई किया हो या फिर कोई स्कैम करने का ट्राई? नहीं, देखिए, अगर हम हमारा कंट्रोल पूरा रखेंगे तो ऐसे मौके कम ही आते हैं, क्योंकि बिजनेस है, इसमें हर तरह के लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग भी मिलते हैं, वही हमें सिखाते हैं। तो सब चीज़ें आती है, लेकिन ठीक है, अपना कंट्रोल, अपना ध्यान रहेगा तो हम सब चीज़ों को पार कर सकते हैं। सर थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं, तो आप अगर हमें बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? देखिए, बिजनेसमैन की हॉबीज़ का देखा जाए तो वो बिजनेस ही उनकी हॉबी होती है कि भाई काम करना है, पैसा कमाना, एक बड़ी बड़ी हॉबी यही होती है। लेकिन इसके साथ मैं एक सोशल वर्कर, चूँकि सोशल एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं। हम श्रीधी का, एक श्रीधी फाउंडेशन के नाम से हमने एक NGO बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों की पढ़ाई और बाकी हॉस्पिटल्स के लोगों की इलाज में भी काफ़ी मदद करते हैं समय समय पर हमारे CSR फंड के थ्रू। सर जैसे एनजीओ की बात अभी निकली, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने भी अभी एक एनजीओ स्टार्ट करा है, Okay, यूथ स्टैंड्स फॉर सेवा, YSS करके, जिसपे अभी हमने 200 लोगों का पेट भरा है। तो अरे सर वाह। अगर हम चाहें तो श्रीधी और YSS मिलके कोलैबोरेशन में ज़रूर कुछ काम करना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा श्रीधी आप लोगों के साथ है। बिल्कुल, जैसे ही कुछ रहेगा हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे आपसे, इस बिल्कुल। बारे में जाएंगे। अच्छा, और सॉरी, कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं, जी, और जो भी हमसे सपोर्ट होगा हम आपको बिल्कुल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। जी। अब दूध के ऊपर आते हैं थोड़ा। मान लीजिए मैं अगर आपके सामने 2 गिलास दूध के रख दूं, एक दूध असली एक दूध नकली है, तो घर पे जो यूज़ करते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कैसे पता लगा कि ये दूध असली है, ये दूध नकली है। तो आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हम लगा सके उस दूध का घर पे पता कि असली दूध है या नकली दूध है? हम, अगर आप देखेंगे, हम श्रीधी पेज के थ्रू भी, हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर आप फॉलो करेंगे तो हम समय पे लोगों को अवेयरनेस के लिए उसमें बताते रहे कि आप कैसे, कि दूध नकली है या घी नकली है, अपने घर पे, चूँकि लेब में हर व्यक्ति टेस्ट करने नहीं दे सकता, तो घर पे आप कैसे उसको चेक करें। आजकल बहुत सारे इंस्टेंट स्ट्रिप्स आ गई है, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आ गए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि
दूध असली है नकली है। और फिर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अच्छे ब्रांड के साथ को यूज़ करेंगे, आप सस्ते की ओर ना भागेंगे और अच्छे और रीजनेबल प्राइस के ब्रांड्स की ओर जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई चीज़ें असली और नकली का फ़र्क अपने आप मालूम पड़ेगा। अब एक और बड़ा टॉपिक सर आते हैं उसके ऊपर। जिस देश में, भारत में गाय को माता मारा जाता है, उस देश में मैंने डेटा निकाला, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। बीफ मतलब गाय के मांस का। जी। तो इसके ऊपर कुछ करा है सर आपने, या कुछ सोचा है, कुछ बात कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्योंकि ये जिस देश में गाय को माना जा रहा है, उस देश में अगर ऐसा है तो ये शर्म की बात है। ये चीज़ें ज़रूर आंकड़ों में दिखती है हमें, और ये चीज़ें जब होती है जब किसान दूध से इनकम अर्न नहीं कर पाता है, गाय से इनकम उनके दूध से अर्न नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, किसानों को, फार्मर्स को सब्सिडीज दे रही हैं, उनको समय समय पर एजुकेट कर रही हैं कि आप अपने दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, गाय को या भैंस को क्या चीज़ें खिलाएं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े। तो गवर्नमेंट काफ़ी इसमें, चूँकि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, तो गवर्नमेंट इसमें काफ़ी वर्क कर रही है फार्मर्स के लिए। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि चूँकि इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है अभी, और आने वाले टाइम में इंडिया वर्ल्ड में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर बनने की ओर अग्रसर है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा सर, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात हुई है तो आप ये और बताइए कि जीएसटी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी फ़िलहाल काफ़ी प्रोडक्ट में जीएसटी कम हुआ है, उसमें एक डेयरी इंडस्ट्री भी है। गवर्नमेंट ने घी पे और मिल्क के अलग अदर प्रोडक्ट पे जीएसटी कम किया है, तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा और उससे सेल बढ़ेगी, हम लोगों को, कंपनियों को भी बहुत फ़ायदा होगा, उससे कहीं ना कहीं अच्छे से काम होगा, और अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से उसका सेल भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट के जीएसटी से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सर बात करेंगे आपके डेली रूटीन पे जी। कि आप इतने हाई टेक शेड्यूल में आप कैसे अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं, किस तरीके से आप श्रीधि को टाइम दे पा रहे हैं, किस तरीके से आप दोस्तों वगैरह को टाइम दे पा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक का आपका शेड्यूल क्या है? देखिए, चूँकि इंडस्ट्रियल और मिल्क इंडस्ट्री है, तो इसमें तो 24 आवर्स वर्किंग चलता है। तो आजकल डिजिटलाइजेशन जितना आप अपनी कंपनी का करेंगे, जितना डिजिटल होते जाएंगे, जितना ऑनलाइन सिस्टम बढ़ाएंगे, जितना आप करेंगे, उतना आप अपना में फ्रीनेस महसूस करते जाएंगे। तो हम लोग उसी में वर्क कर रहे हैं कि हम हर वर्क में हमारे डिजिटलाइजेशन करते जाएं, ताकि हम अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाएँ। तो एक कोई भी ब्रांड या एक काम सेट होने के बाद जब अपने पास टीम बन जाती है, तो निश्चित तौर पे हर चीज़ के लिए टाइम मिल ही जाता है। सर आर यू हैप्पी इन लाइफ? निश्चित तौर पे आज कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कोई अच्छा ब्रांड जिसका आज एमपी में, देश में, शहर में नाम है, और हम उसके प्रमोटर हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पे एक कॉन्फिडेंस के साथ हमें खुशी होती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सर, जी। जब आदमी पे पैसा नहीं होता और जब उस आदमी के पास पैसा आ जाता है तो सोसाइटी उसको एक अलग नज़र से देखती है कि क्योंकि आज के समय में इज्जत है पैसे की। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि श्रीधि को स्टार्ट करने के पहले आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, श्रीधि के बाद में आपकी जो लाइफ है वो सोसाइटी के थ्रू कैसी है? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है, तो निश्चित तौर पे समाज में, शहर में आपका नाम होता है, आपका ब्रांड का अगर नाम बढ़ रहा है तो आपका भी नाम बढ़ेगा। तो फ़र्क तो पड़ता है, पैसा तो एक है ही, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे नज़र से लोग देखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो अच्छा तो लगता ही। अच्छा सर, अब एक बात मुझे आपसे पूछनी है जी। कि अगर आज श्रीधि नाम का कोई ब्रांड नहीं होता और आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए दिए जाते, तो आप उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते और वापस इस जगह पर किस तरह से पहुंचते? देखिए, फिर तो मैं फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करता, रियल एस्टेट में, शेयर्स में, या जो भी है। तो वो तो गॉड नोज़ ही क्या होता उसका, जो है चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जो नहीं हुआ उसे पता नहीं कि क्या हो सकता था। ठीक है सर, इस बारे में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से बात करी। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं सर। आपको इसका आंसर देना है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर बिना कुछ सोचे। जी। 2 चीज़ें बोलूँगा, एक चीज़ बताइएगा, मनी और पावर, इनमें से क्या चूज़ करेंगे आप? मनी। मनी और पावर में से मनी को चूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि मनी है तो आप काम कर सकते हैं, हर कॉन्फिडेंस हर चीज़ कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में एक्सपांसन कर सकते हैं। वो एक लॉन्ग जर्नी रहती है, पावर हमेशा नहीं रहता है, और मनी आपके साथ अगर
हमेशा है तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। और कोई बिजनेस लाइन में जाने का सोचा है आपने या सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री? नहीं, मैं अभी तक फिलहाल हम इसी बिजनेस में, क्योंकि ये एंडलेस लाइन है, इसी में एक्सपांसन के साथ हम और प्लांट के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है सर, जैसे आज के समय इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जी। तो यहाँ पे आजकल एक एक वो फैशन सा चल गया है कि सबको बिजनेस करना है, कि 9 to 5 कर रहा है तो उसको एक अलग नज़र से देखते हैं। सब 9 to 5 करके बिजनेस में आना चाह रहे हैं और आकर भी सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाना चाह रहे हैं। जी जी। तो बस ये करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर बिजनेस को कोसते हैं, अरे हमने तो मेहनत करी है नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर चला है ये कैसा है आपके हिसाब से, और ये किस मोड को पे ले जा सकता है इंडिया को? देखिए, स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे सक्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे फेल हो रहे हैं। ये तो एक जर्नी रहती है कि हमेशा हर व्यक्ति सक्सेस और हर व्यक्ति फेल भी नहीं होता है। लेकिन आप पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, आप 9 to 5 नहीं है, कोई भी स्टार्ट काम करना है उसमें 24 आवर्स आपको जुनून होना चाहिए कि मुझे काम करना है। जब तक आप सक्सेस ना हो जाए, सक्सेस होने के बाद बिल्कुल आप अपना शेड्यूल, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना फाइनेंस मैनेजमेंट को लेके चलें। लेकिन आप जुनून के साथ काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। आप लाइन चूज़ करने के पहले देखिए कि इंडिया में किस चीज़ में स्कोप है, कौन सी चीज़ें में जिसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। आप वो चूज़, आपका लाइन, आप कौन सी बिजनेस लाइन चूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा, फूड लाइन में काफ़ी, इंडिया की चूँकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है तो मैं हमेशा स्कोप है, हमेशा, चूँकि हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अच्छा काम करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। सर इंडिया में देखा जाए तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मान लीजिए, बस आदमी खा रहा है, पी रहा है, अच्छे से लाइफ जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुश रह रहा है, जी जी। इतना पैसा, कितना पैसा लिमिटेड है कि ये एक आज से अगर कोई आदमी कमाना छोड़ दे तो वो कितने पैसे में अपनी लाइफ को बिता सकता है इंडिया में? देखिए, वो तो सबकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। कोई आदमी 10,000 महीने में भी अपनी लाइफ चला रहा है, कोई करोड़ों में भी अपनी लाइफ चला रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आपकी जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से निकलेगी और आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अच्छा सर, जो भी हमारे ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रही है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक एडवाइस दें कि उनमें से जो लोग एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने बताया कि कोई भी स्टार्टअप अगर करना है तो पहले तो स्टार्टअप की पूरी स्टडी करके कि कौन सी चीज़ों में आगे स्कोप है करे, और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से कार्य करे तो 100% सफलता मिलेगी। सर इंडिया में जब आपने श्रीधि को चालू करा, आपने मध्य प्रदेश से स्टार्ट करा, तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या फेस करनी पड़ी, कि इंडिया में क्या लाइसेंसिंग है, क्या करना पड़ता है, कितनी माथापच्ची होती है उसमें? हाँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो चूँकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लीगल्स और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उस सब के एक्सपर्ट रहते हैं। हम अगर एक्सपर्ट को हायर करेंगे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। आजकल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हो जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप नियम से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, आपका पर्सनल महीने का एक्सपेंस कितना होगा? ये तो क्या है कि मैं आपको बोला, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, तो आप वो चीज़ ओपनली बोलने की नहीं होती कि कितना एक्सपेंसेस है। और सर आपको कोई गाड़ियों का शौक है, किसी भी चीज़ का शौक है? हाँ, निश्चित तौर पे हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छी, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमे, अच्छे बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ हो। तो अगर आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, तो आप अपने सब शौक पूरे कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियों में घूमने फिरने के शौक, जितने भी चीज़ें होती है, पहले आप काम करो, एक लेवल पार करो, उसके बाद आप अपने सब शौक पूरे करो। तो सभी से, आप लोगों से यही बोलूँगा कि पहले मेहनत करो, फिर खर्च करो। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। जी। और सर एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जैसे आपका डेयरी बिजनेस अब पूरी तरह से सेटल हो चुका है और धीरे धीरे अब एक्सपांड ही होगा, जी जी। तो अब आप कुछ और किसी और इंडस्ट्री में भी एंटर होने का सोचते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि हमें ये एंडलेस लाइन है। डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी रेंज है, तो अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। सर अगर कोई बंदा एकदम स्क्रैच से एक ब्रांड बनाना चाह रहा है तो उसको आप क्या टिप्स देंगे? मैंने बताया कि आप कुछ भी पूरा स्टडी करके, अच्छे लोगों को हायर करके, अच्छी टीम बनाकर आप आगे बढ़ो। नहीं सर, जैसे किसी बंदे पे नहीं है इतना कि वो लोगों को हायर कर सके, खुद ही वन मैन आर्मी है वो, तो कैसे कर सकता है वो? शुरुआत तो हमेशा छोटे से होगी, तभी बड़ा बन पाएंगे। तो आप छोटे से शुरुआत करें और जुनून से काम करें तो 100% आगे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बात और है सर कि बिना पैसों के कोई बिजनेस नहीं कर सकता, क्या ये बात आप सच मानते हैं? हाँ, ये तो है कि बिजनेस करने के पैसे की जरूरत होती है, लेकिन आजकल
बैंक्स गवर्नमेंट्स इतनी सब्सिडी देती है, बैंकों से फाइनेंस मिल जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो फाइनेंस करते हैं। आप एक छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, फिर फंड्स के अरेंजमेंट तो अपने आप होने लग जाते हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। सर आखिरी में आप ऑडियंस को श्रीधि के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा कि मैं तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद यूज़ करके देखें और उसके कोई भी फीडबैक हो तो निश्चित तौर पे हमें आप बताएं, जो सुधार हो हम करेंगे और कॉन्फिडेंस साथ हम आप तक शुद्ध और अच्छी चीज़ पहुँचाने का कार्य हमेशा करते रहेंगे। तो श्रीधि पर आप विश्वास रखें। श्रीधि की जो टेगलाइन है बंधन स्वाद और शुद्धता का, उसका हम फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। और मैं एक बात और बोलूँगा ऑडियंस से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स को ही प्रमोट करें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब भारत आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, काफ़ी Thank you. सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, डेयरी इंडस्ट्री के बारे में भी। आगे भी कभी मौका मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल इस बिल्कुल। बारे में खुल के बात करेंगे। और आज एक चीज़ रह गई, मिल्क इंडस्ट्री को और डीप में स्टडी करना, मिलावट के बारे में और गहरी बातें ज़रूर करेंगे ऑडियंस को भी, ताकि अच्छे से पता पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू अक्षत, थैंक यू सौर्य, थैंक यू।